हेलो, नमस्कार सभी को। इजी टू लर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जब क्लास शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने आपको परमाणु, फिर उसके बाद अणु, उसके बाद परमाणु की मॉडल संरचना और इन्हीं सभी को पढ़ते हुए हम इनके साथ क्वेश्चंस यानी PYQ लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मूल संकल्पना, मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या है, बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या मिथ बनी हुई है कि इसको कभी कठिन समझते हैं। मूल कॉन्सेप्ट पता नहीं, नाम से ही डर जाते हैं। अब नाम से इसलिए डरते हैं क्योंकि मूल संकल्पना, मूल से हमारा दिमाग किसी चीज़ को जोड़ नहीं पाता है। अगर हमारा मस्तिष्क किसी शब्द और किसी चीज़ को कनेक्ट कर लेता है तो वो शब्द हमें अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, हम उसको याद कर लेते हैं, आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं मिलता है, कोई पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं आती है, तो वो फिर शब्द हमें दिक्कत देने लगता है और फिर उसका अर्थ हमें पता नहीं चल पाता। तो सबसे पहले इसी मूल शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मूल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मूल शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में इस मूल का अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। अब ये ढेर किसी का भी हो सकता है, इंसानों का ढेर हो सकता है, गाजर का ढेर, मूली का ढेर, केले का ढेर, किसी का भी ढेर हो सकता है। परमाणुओं का ढेर, कणों का ढेर, अणुओं का ढेर, किसी का भी ढेर हो सकता है। तो अगर ढेर लगा हुआ है तो वो क्या है? वो मूल है। अगर आपको पूछा जाए कि एक मूल में एक मूल में कितने कण होते हैं, आपको पूछा जाए कि किसी पदार्थ के एक मूल में कितने कण होते हैं, तो बच्चे लाल इसको याद कर लेना, 0.022 गुणा 10 की घात 23। कहीं कहीं पर इसकी जगह पर एक और मिलता है, 0.23 गुणा 10 की घात 23। तेरे नीचे भी 23, तेरे ऊपर भी 23। तो एक मूल में कणों की संख्या कितनी होती है बच्चे लालो? 6.022 गुणा 10 की घात 23। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो हो जाएगी 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो ये होता है एक मूल में कणों की संख्या। अब ये जो कण हैं ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके परमाणु भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक मूल में कितने परमाणु होते हैं, तो इतने ही होते हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23। अगर आपसे पूछा जाए एक मूल में कितने अणु होते हैं, तो भी उसकी संख्या यही हो जाएगी, 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी, दोनों ही आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि जब इसका आधा करते हैं ना तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। अगर इसका आधा पूछा जाए 3.011 गुणा 10 की घात 23, ये इसका आधा हो जाता है। जबकि 23 का आधा करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए अपन इसको 22 से याद कर लो। तो एक मूल में परमाणुओं की संख्या भी इतनी होती है, अणु की संख्या भी इतनी होती है, कणों की संख्या भी इतनी होती है। और इसी संख्या को क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लालो? आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसी संख्या को अपन Na से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बच्चे लालो? Na से व्यक्त करते हैं। और आगे सुनो इसके बारे में और समझो। मोल, तो ये तो बात करी हमने कि एक मोल में कितने कण होते हैं। एक मोल में कण कितने होते हैं बच्चे लालो? 6.022 गुणा 10 की घात 23। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल अगर आपके पास गैस है, एक मोल में गैस का आयतन कितना होता है, तो ये होता है आपका 22.4 लीटर। इसको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। खड़ा है तो इसको बैठा लेना। किसको बैठा लेना?
22.4 को। दिमाग को अच्छे से इसको याद कर लेना कि 1 मोल में गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। एक चीज और याद कर लेना, आपको केवल 3 पॉइंट ही याद करने हैं, कुछ भी करके आपको केवल ये 3 पॉइंट याद करने हैं जो मैं एक और आपको लिखा रहा हूं कि 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, अणुभार या परमाणु भार के बराबर। अणुभार या परमाणु भार के बराबर क्या होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है। और इसी को अपन कहते हैं, 1 मोल के द्रव्यमान को ही कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे लालो, मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बस आपको बस इतना ही याद करना है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको फिर इसे भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन तीनों चीजों को याद कर लें तो आपका एक भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूं, आपको एक भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे लालो, एक भी सूत्र याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। मोल मान होता है ढेर, मोल का अर्थ होता है ढेर, बस इतना याद कर लेना है और इन 3 पॉइंटों को याद कर लेना है, सूत्र भी याद नहीं करना है। कई बार मैंने टीचर्स को देखा है पढ़ाते हुए, वो यहां पर सूत्र याद करवाते हैं, जबकि आपको सूत्र याद नहीं करना है। अपन बहुत सारे प्रश्न करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित और उसमें अपन एक सिंगल सूत्र का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली चीजें अभी की अभी याद करनी है, वीडियो को पॉज करें और अभी की अभी याद करें। मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ एक प्रश्न कर लेते हैं। मैं अभी आपको कुछ प्रश्न करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं, एक दो प्रश्न देख लेते हैं, पहले तो मैं कराऊंगा फिर मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा। क्वेश्चंस है 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं। कई बच्चे लाल तो यहां पे डर जाएंगे, कितने मोल होते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है ग्राम। हमें यहां पर 1 मोल का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान यहां पर ग्राम में आएगा, ना तो किलोग्राम में आएगा ना ही किसी और चीज में आएगा, केवल किस में आएगा, द्रव्यमान किलोग्राम में आएगा, ठीक है। अब आप देखते हैं यहां पर 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं, मोल पूछे हैं इसने। तो अपन जानते हैं 1 मोल में, 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, अणुभार या परमाणु भार। आप मुझे बताइए कि जो हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, 2 नंबर पर आता है और 2He4 होता है। यानी इस हीलियम परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 है। यानी 1 मोल में बच्चे लालो हीलियम कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। ये 4 ग्राम कैसे आया, क्योंकि अपन जानते हैं हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। मैंने आपको बताया 1 मोल का द्रव्यमान बराबर अणुभार या परमाणु भार, तो 1 मोल हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, 4 ग्राम होता है। लेकिन हमें कितना दे रखा है, 1 मोल हीलियम का द्रव्यमान बराबर हीलियम का अणुभार, या अणुभार नहीं होता, ये परमाणु अवस्था में होती है क्योंकि अक्रिय गैस है। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, 1 मोल बराबर कितना हो गया, 4 ग्राम, 4 ग्राम हो गया। लेकिन हमें कितना दे रखा है, 52 ग्राम, यानी 52 ग्राम दे रखा है। अगर 1 मोल में 4 ग्राम है तो 52 मोल में कितना हो जाएगा, भाग लगा दो, 52/4
4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा? 1 बचा, 4 तिया 12, 13 मोल। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 13 मोल। यानी 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं? 13 मोल। 13 मोल होते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न देख लेते हैं। 40 ग्राम सोडियम परमाणु क्वेश्चन है 40 ग्राम सोडियम परमाणु, 40 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने मोल होंगे? में कितने मोल होंगे? कितने मोल होंगे बच्चे लालो? तो आप जानते 1 मोल बराबर होता है परमाणु भार या अणु भार। आप मुझे बताइए सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो ये तो 11 पे आता है, इसका होता है परमाणु भार 23 होता है। यानी 1 मोल में सोडियम परमाणुओं का वजन कितना होगा? 23 ग्राम होगा। लेकिन ये तो 40 ग्राम दे रखा है, इसका जस्ट डबल है। तो ये 1 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल। कितना हो जाएगा? 2 मोल। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। कितने मोल होते हैं बच्चे लालो? 2 मोल होते हैं। अगला प्रश्न, और प्रश्न देखें आप। ये वे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है। 0.5 मोल, 0.5 मोल N2 गैस, N2 गैस, 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान बता दो भाई। उल्टा पूछ लिया, का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप जानते हैं 1 मोल बराबर होता है, यहां पर क्या दे रखा है? सोडियम का अणु दे रखा है। तो सोडियम अणु का, सॉरी नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी N2, और नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 14, इसका भी 14, तो ये कितना हो गया? 28। यानी 1 मोल में नाइट्रोजन गैस के 1 मोल में वजन कितना होता है? 28 ग्राम होता है। 1 मोल में कितना वजन होता है बच्चे लालो? 28 ग्राम होता है। लेकिन ये तो आधा मोल पूछ रहा है, यानी 0.5 मोल पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है बच्चे लालो? 0.5 मोल, यानी आधा पूछ रहा है। आधा कर दो बच्चे लालो, कितना हो जाएगा? 14 मोल हो जाएगा। ये आ गया आंसर हमारा। क्या हमने ऐसे सवालों को करने में कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया ना। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं बच्चे लालो। अब आप मुझे करके बताना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। 0.5 क्वेश्चन है, 0.5 मोल। अब ये मैंने दे दिया नाइट्रोजन, बस खाली अणु नहीं है, नाइट्रोजन। 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बता दो, का द्रव्यमान। तो बस हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, 1 मोल बराबर परमाणु भार या अणु भार। ये तो परमाणु है, तो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? ये 7 है, ये 14 है, तो कितना हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। 14 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। ये तो पूछा है आधा, तो आधा कर दो, 0.5 मोल बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे लालो? 7 ग्राम वजन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 ग्राम। अभी और प्रश्न करके बताओ आप मुझे। 6.022 गुणा 10 की घात 23 N2 अणुओं की संख्या, नाइट्रोजन के N2 अणुओं की संख्या का द्रव्यमान बताओ। का द्रव्यमान आपको बताना है। अगर आपके पास नाइट्रोजन के इतने अणु हैं तो इनका द्रव्यमान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। यानी 1 मोल नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी है?
6.022 गुणा 10 की घात 23 1 मोल में होती है ये तो। और 1 मोल वो कह रहा है कि द्रव्यमान, और हम ये भी जानते हैं 1 मोल नाइट्रोजन अणु का, ये जो अणु है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 14 दूनी 28 होता है। अभी निकाला है 28 ग्राम, तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक भी सूत्र नहीं लगाया और हम सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसे बताना 3.011 इंटू 10⁻23 ये नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या है। नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या है आपके सामने, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या है का द्रव्यमान, द्रव्यमान बताइए क्या पूछा है बेटा, द्रव्यमान पूछा है। तो हम जानते हैं 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23 इतनी होती है। लेकिन ये तो आधी है, यानी 3.011 इंटू 10 की घात 23 है, यानी ये कितना है नाइट्रोजन के परमाणु का, ये तो आधा मोल है। कितना मोल है, आधा मोल है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, इतनी है। और हम जानते हैं कि 1 मोल द्रव्यमान पूछा है ना, 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है 14। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। लेकिन इसमें तो दिया है आधा मोल, यानी आधा मोल, इसका आधा कर दो, आधा मोल आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन के इतने परमाणु हैं तो उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 7 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उन 3 लाइनों को याद करके अच्छे से समझ के इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और इनके जैसे और जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया मोल कॉन्सेप्ट। मैं अभी आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो भी अपन करेंगे। उससे पहले अपन कुछ और देख लेते हैं। अपन देख लेते हैं रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या देख लेते हैं बच्चे, रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। देखो, रासायनिक सूत्र पढ़ने से पहले वैसे तो आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूं, आप एक बार देख लें। मैं आपको बता देता हूं, देखो इधर एक संयोजी का मतलब यह है कि जिनके ऊपर ऐसे तत्व जिनके ऊपर +1 होगा या फिर -1 होगा। तो एक संयोजी का मतलब इनके ऊपर +1 होगा। सोडियम का जो आयन होता है वो Na+ होता है, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर जो फर्स्ट होता है, कॉपर फर्स्ट उसका होता है Cu+, और कॉपर जो सेकंड होता है उसका होता है Cu2+। इसको याद कर लेना। और जो कॉपर फर्स्ट होता है उसको कहते हैं Q+ कहते हैं। वैसे Q+, जो छोटा वाला होता है यानी Cu+ वाले को Q+ कहते हैं, और Cu2+ वाले को कहते हैं Q'। क्या कहते हैं बच्चे, Q' कहते हैं। तो हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड का H-, अच्छे से कर लेना, हाइड्राइड का H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, फ्लोराइड का F-, फास्फोनियम का PH4+। अब ये है एकल संयोजी तो है, लेकिन ये बहुपरमाणु का आयन है। ये सभी एक परमाणु के हैं, सभी एक ही परमाणु है, लेकिन इसमें एक से अधिक परमाणु है। इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। कुल मिला के 5 परमाणु हैं, 4 इसके हैं, 1 इसके हैं, 5 परमाणु हैं। और ये एकल संयोजी है, यानी इन पर या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। तो अमोनियम जो होता है उसका होता है NH4+,
हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, नाइट्रेट का NO3 माइनस। विशेष ध्यान, ये जो मैं गोले लगा रहा हूं इन पर विशेष फोकस। प्रश्न यहां से बनता है, बच्चे यहां गलती करते हैं। जहां जहां बच्चा गलती करेगा वहां वहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाएगा। ये क्वेश्चंस जो है ये एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि बच्चे को यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, इस पोर्शन को समझने में दिक्कत आ रही है, तो एग्जामिनर वहीं से प्रश्न उठाता है। नाइट्रेट का NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट का SCO3 माइनस, एसीटेट का CH3COO माइनस, नाइट्राइट, देखो ये नाइट्रेट है ये नाइट्राइट है, NO2 माइनस, नाइट्रेट का NO3 माइनस, नाइट्राइट का NO2 माइनस, क्लोरेट का ClO3 माइनस। इसी प्रकार कैडमियम का Cd2 प्लस, ये द्विसंयोजी आ गई, इनके ऊपर +2 होंगे या फिर -2 होंगे। बेरियम का Ba2 प्लस, मैग्नीशियम का Mg2 प्लस, कैल्शियम का Ca2 प्लस, जिंक का Zn2 प्लस, आयरन सेकंड, आयरन सेकंड का होता है, आयरन जो सेकंड है इसको कहते हैं फेरस रस, और तेरा क्या है फेरस। और एक होता है Fe3 प्लस, इसको कहते हैं फेरिक रिक, और तेरा क्या निकला फेरिक निकल गया। Fe3 प्लस जो होता है उसको फेरिक कहते हैं या आयरन थर्ड कहते हैं, और Fe जो 2 प्लस होता है उसे फेरस कहते हैं या फिर Fe2 प्लस कहते हैं। अगर आपको मैं एक ट्रिक बताऊं कि अस और इक कैसे लगाते हैं तो वो सुनो। जैसे किसी की संयोजकता ज़्यादा है, जैसे अपन बात करते हैं Cu प्लस और Cu2 प्लस, और अपन बात करते हैं Fe2 प्लस और अपन बात करते हैं Fe3 प्लस। देखो अस कब लगाते हैं, अस और इक कब लगाते हैं, जब संयोजकता ज़्यादा होती है, सॉरी जब संयोजकता कम होती है तो अस लगाते हैं, जब संयोजकता ज़्यादा होती है तो इक लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि ज़्यादा होगी तो इक लगाएंगे, कम होगी तो अस लगाएंगे, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक ट्रिक है, अब ट्रिक में ये देखो कि छोटा आ और बड़ा आ जब अपन पढ़ते हैं तो पहले छोटा आ आता है या छोटी ई आती है, आप बोलेंगे छोटा आ आता है। अच्छा जब गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 तो पहले छोटा शब्द आता है या बड़ा शब्द आता है, छोटा शब्द आता है, तो छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, बस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर तो अपन जानते ही हैं, क्यू प्लस और क्यूप्रिक, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो Cu प्लस यानी कम संयोजकता है, तो क्यू प्लस और क्यूप्रिक यानी अस यानी आ पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस और ये हो जाएगा आपका क्यूप्रिक। इसी प्रकार इसमें भी कंफ्यूजन, फेरस और फेरिक यानी अस आ गया, फेरस यानी अस, तो अस कम वाले में होता है तो Fe2 प्लस और ये Fe3 प्लस, बच्चा का जो है वो Fe3 प्लस में आ जाएगा। कॉपर सेकेंड Cu2 प्लस, ऑक्साइड का O2 माइनस, सल्फाइड का H2 माइनस, लेड सेकेंड का Pb2 प्लस। ये सल्फाइड, ये अच्छे से कर लेना इसको याद, क्योंकि 2-3 आएंगे सल्फाइड। एक होता है सल्फाइड, एक होता है बच्चे ला लो सल्फाइड, एक होता है सल्फाइट, सल्फाइट, और एक होता है बच्चे ला लो सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट होता है। तो सल्फेट का होता है SO4 2-, सल्फाइट का होता है SO3 2-, और सल्फाइड का होता है H2-। इस तरीके से इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना, यहीं से प्रश्न बनता है। औरों को याद करें नहीं चले, औरों को याद करें चल जाएगा, इनको याद नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, इनको तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट का SO4 2-, ऑक्साइड का O2-, सल्फाइड का H2-। रिपीट हो गया, रिपीट हो गया भाई। सिलिकेट SO3 2-, ऑक्सिलेट का होता है C2O4 2-, और एक परमाणिक अपन आगे देखेंगे। स्टेनस H2-, मर्क्यूरिक Hg2 प्लस, बेरिलियम Be2 प्लस, त्रिसंयोजी, इनको भी याद कर लेना। एल्यूमिनियम का Al3 प्लस, आयरन थर्ड का जिसे अपन क्यूप्रिक कहते हैं Fe3 प्लस, नाइट्राइड का होता है बच्चे ला लो N3-। एक होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट NO2-, नाइट्रेट,
और नाइट्राइड N3-, क्रोमियम का Cr3-। अब ये है त्रिसंयोजी तो है, लेकिन ये बहुपरमाणुक है, ये सारे के सारे तो एकल परमाणुक है। लेकिन ये क्या हो गया, बहुपरमाणुक, क्योंकि ये 5 परमाणु हैं, इसके अंदर 2 प्रकार के परमाणु हैं। तो फॉस्फेट का हो जाएगा PO4 3-, बोरेट का हो जाएगा BO3 3-। ये हमारा पीपीटी वाला बहुत अच्छा है, तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। चलो आगे देखते हैं। यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना। बहुत ही इससे सरल प्रश्न तो, इससे सरल चीज तो हो ही नहीं सकती। सूत्र कैसे लिखते हैं, सूत्र कैसे बनाते हैं। सूत्र बनाना, क्या बनाना बच्चे लालो, सूत्र, सूत्र बनाना। बनाना माने सूत्र बनाना, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाइए, बनाइए। आप तब तक सूत्र नहीं बना सकते जब तक कि आप पे वो जो मैं अभी संयोजकता कराई हैं, जब तक वो आपको याद नहीं होंगी तब तक आप सूत्र नहीं बना पाएंगे। और जब आपको वो याद हो गई तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप नहीं बना पाए। आपको अगर इन चीज़ों को सीखना है कि ये किसका सूत्र है, सूत्र कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आपको उनको पहले याद करना ही होगा। इसका कोई, जैसे कहते हैं ना अल्टरनेट, कोई अल्टरनेट नहीं है, याद करना ही पड़ेगा, या तो फिर क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। वैसे तो ये अमूमन सबको याद ही होता है, लेकिन मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूं। अगर हमको हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाना सीखना है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, H+। क्लोराइड की संयोजकता क्या होती है, Cl-। यानी इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी भी 1 है, यानी जितना प्लस माइनस 1 है तो 1 लिखो, इसका भी 1 है तो 1 लिख दो। जब ये दोनों बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, यानी प्लस माइनस ही तो कट गए, तो क्या बन गया ये HCl। और देखते हैं आगे, अपन देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या देखते हैं, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता Al3+, ऑक्साइड की O2-। तो 3 है तो 3 नीचे लिखो, 2 है तो 2 नीचे लिखो। तो अब करेंगे अल्दा बल्दी करेंगे, पेन की क्या करेंगे, अल्दा बल्दी। क्या होता है कि किसी का जब नोट्स बना रहे होते हैं और किसी बगल वाले का पेन अच्छा लगता है तो अपन क्या करते हैं, अल्दा बल्दी करते हैं। कहने दी हो रे, पेन दे दे मुझे। तो यहाँ भी ये क्या करेंगे, संयोजकताओं की क्या करेंगे, अल्दा बल्दी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक स्थायी यौगिक बनाना है। अगर अल्दा बल्दी नहीं करेंगे तो यौगिक नहीं बनेगा, स्थायी यौगिक नहीं बनेगा। अगर स्थायी यौगिक बनाना है तो क्या करनी पड़ेगी बच्चे लालो, अल्दा बल्दी, हेरा फेरी करनी पड़ेगी, अंट संट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 जो इसकी थी वो तो जाएगी इसके पास, और 2 जो इसकी थी वो इसकी जाएगी इसके पास। यानी 3 था वो तो नीचे आ गया, यानी तो अकेला बच गया ना, जो 3 था वो तो नीचे आ गया, इसका 2 था वो नीचे आ गया। अब ये जो इसके पास ये अकेला है तो ये अकेला आ गया, यानी इसके पास क्या आया, 2 आया तो 2 लिख दो नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है। अब इधर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो ऊपर था वो तो नीचे आ गया, ये अकेला बचा है तो अकेला लिख दिया। अब 3 जाएगा इसके पास, तो ये बन गया आपका सूत्र। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3। और आपसे पूछूं मैं जिंक, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। जिंक कितना होता है, Zn2+, सल्फेट का SO4 2-। तो इसकी भी 2, इसकी भी 2 और 2 कैंसिल, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया, ZnSO4। तो ZnSO4 फॉर्मूला बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संयोजकता होती हैं वो आपस में बदल जाती हैं, और जो बदली हुई संयोजकताएं हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बच्चे, वो
नीचे लिखते हैं। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सॉरी अमोनियम, अगर आप सीख गए हैं तो इसका बना के बताइए। अमोनियम नाइट्राइड। अब बच्चे तो यहीं अटक जाएंगे, भाई नाइट्राइड का मतलब क्या है, नाइट्राइड ही नहीं आ रहा। तो अपन अमोनियम का लिखेंगे NH4+, और नाइट्राइड का होता है N3-। N3-। नाइट्राइड का क्या होता है, N3-। तो इसकी संयोजकता 1, इसकी 3, तो 1 इधर जाएगी, 3 इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा NH4। अब यहाँ पर लगा देंगे 3। अब ये जो 3 लगाया ये बेकार सा लग रहा है। जब यहाँ पर एक से अधिक परमाणु होते हैं तो क्या लगा देते हैं, होल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, होल लगा देते हैं, और ये 3 रख देंगे बाहर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अमोनियम के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। तो ये 3 गई है, तो ये NH4 जो है वो 3 है, तो NH4 का होल थ्राइस, और ये हो जाएगा N। ये हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला। अमोनियम नाइट्रेट, अगला है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम का संयोजकता क्या होती है, सूत्र होता है NH4+, संयोजकता Na+, यानी प्लस हो जाएगी। नाइट्रेट का होता है NO2-, तो बस इसकी भी एक, इसकी भी एक बराबर, तो क्या हो जाएगा NH4NO2। ये इसका सूत्र है, बहुत सरल है। केवल क्या करनी है, अल्दा बल्दी, बराबर है तो काटना है, बराबर नहीं है तो क्या करनी है, अल्दा बल्दी करनी है, हेर फेर करना है। ये वाला जो प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, ये रीट 2021 में आ चुका है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर आप सीख गए हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट सीख गए हैं तो इसको बना के बताओ भाई। रीट 2021 में ये वाला प्रश्न आ चुका है। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता Al3+, सल्फेट की SO4 2-। संयोजकता हमेशा ऊपर वाली होती, नीचे वाली मत कर देना। तो इसकी 3, इसकी 2, तो 3 इधर जाएगी, 2 इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा Al2SO4। तो मैंने क्या कहा, एक से अधिक परमाणु होंगे तो होल लगा देंगे, और ये हो जाएगा 3। कितना सरल प्रश्न है। तो रीट 2021 में आ चुका है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पिछले कई एग्जाम्स में और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये वाला प्रश्न है। क्या आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, क्या ये प्रश्न मैंने कराया है या नहीं कराया, करा दिया होगा। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, इसने क्या करा है, इसने यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे 1 मोल तो नहीं है। चलो इसको देख लेते हैं, आगे देख लेंगे। यहाँ पे कुछ गायब कर दिया उसने। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बताओ भाई। अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम है, अमोनियम नहीं है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संयोजकता Al3+, सल्फेट की SO4 2-, इसकी 3, इसकी 2, 3 जाएगी, इसके पास 2 जाएगी, इसके पास, तो क्या हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस।
Al2SO4 का होल थ्राइस कौन सा वाला है बच्चे लालो? Al2SO4 का होल थ्राइस ऑप्शन नंबर सी सही। रीट L2 2021 में आ गया। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता Al3+, नाइट्रेट की NO2-, तो इसकी 3 इसकी 1, तो 3 जाएगी इसके पास, 1 जाएगी इसके पास, तो AlNO2 का होल थ्राइस, AlNO2 का होल थ्राइस, AlNO2 का होल थ्राइस। नाइट्रेट NO2 का होल थ्राइस, NO2 का AlNO2 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा AlNO2 का बी नंबर हो जाएगा रीड 2022 में। Sb किस तत्व का प्रतीक है? 2021 में आ चुका है। Sb यानी एंटीमनी होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंटीमनी। मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम का Mg2+, फॉस्फेट का PO4 3-, 2 इसका 3 इसका, 2 जाएगा इसके पास, 3 जाएगा इसके पास, तो Mg3PO4 का होल ट्वाइस, तो Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी। मुद्रा धातु, मुद्रा धातुएं वे धातुएं होती हैं जिनके सिक्के बनाए जाते हैं, तो किस किस के बनते हैं? कॉपर के बनते हैं, सोने के, चांदी के बनते हैं और सोने के बनते हैं। अब तो सोने चांदी के नहीं चलते, लेकिन कॉपर के तो अभी भी चलते हैं, सोने चांदी के नहीं चलते, ठीक है, प्रचलन में नहीं है। कि सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो कॉपर आपने जो देखा है वो कॉपर फर्स्ट में देखा है या कॉपर सेकंड में देखा है आपने? आप अपने मन से एक विचार कीजिए, आपने कॉपर को कॉपर फर्स्ट में ज़्यादा देखा है या कॉपर सेकंड में? अच्छा, Ag को किस अवस्था में देखा है? ऑप्शन से देख लेते हैं। क्या आपने Ag को Ag फर्स्ट में देखा है या Ag सेकंड में देखा है? और सोना ऑप्शन में देखो क्या क्या है, यानी Au आपने प्लस में देखा है या Au3+ में देखा है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने तो कॉपर को Cu2+ में ज़्यादा देखा है, सिल्वर को Ag+ में ज़्यादा देखा है और सोने को भी Ag+ में ही ज़्यादा देखा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, Cu2+, Ag+ और Au3+, ये वाला हो जाएगा। तो Cu2+, Ag+ और Au3+ में होता है, इसको अच्छे से कर लेना, Au3+ होता है, ठीक है, ये CET 2023 में आ चुका है। कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, जिसे हम नीला तोता भी कहते हैं। नीला तोता, तोता और कौन सा? नीला वाला। कितने अणु होते हैं? 5 होते हैं, ऑप्शन बी, SI 2007। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, तो अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 यूनिट, डी। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रा क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक हमेशा मोल होता है। क्या होता है? मोल, मोल होता है, सी। सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? याद कर लेना, 8 होती है, ठीक है, 8 होती है, 16 मत कर देना, 16 नहीं होती, 8 होती है। DSSB TGT 2021, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में 8 होती है। कैल्शियम क्लोराइड
CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब ये क्या हो गया, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, सूत्र यानी ये तो सूत्र हो गया कैल्शियम क्लोराइड का, ये तो सूत्र है। इकाई माने होता है एक। अच्छा इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पूछा है तो निकाल लेंगे इसका द्रव्यमान। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, इसका डबल कर देंगे। द्रव्यमान निकालने के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है उसका डबल परमाणु द्रव्यमान होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 प्लस कार्बन 12 नंबर पर आता है।
कौन है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन यौगिक है? नहीं, यौगिक नहीं है, ये तो अणु है। पानी क्या है? पानी तो यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो पानी क्या है? एक यौगिक है और ये एक अणु भी है। ठीक है, कच्चा तेल ये तो गलत है, तो ये हमारा सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ जो प्रश्न है वो मैंने करा दिए हैं। ये प्रश्न क्या है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये जो कुछ एक दो प्रश्न बच गए हैं तो इनको मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।